नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम देखिए एक एक करके देखते हैं, शॉर्ट कट में देखते हैं दोस्तों, वन लाइनर के थ्रू देखते हैं दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नामकरण कब होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का नामकरण कब होता है दोस्तों? तो वो होता है 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है एकदम से जो है यानी जो है ये पूर्ण रूप से जो है इसका नाम हो गया। उसके बाद चेंजिंग कभी नहीं हुआ, समझे। तो उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से नाम कब पड़ा दोस्तों? तो ये 24 जनवरी 1950 को जो इसी दिन जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, समझे मेरे दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश की कुछ बातें रही। फिलहाल और देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये जो है एक दिन के लिए जो है राजधानी बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो इलाहाबाद में केवल एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी, समझे। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है ये जो है एक दिन के लिए एक दिन के लिए जो है इलाहाबाद में क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी, समझे मेरे दोस्तों। ये एक दिन के लिए जो है इलाहाबाद जो है राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद बहुत सारी जगहें जो राजधानी बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो है 1921 में होती है, पर ये आंतरिक रूप से क्या होती है यहाँ पर। तो आंतरिक रूप से कहाँ? यहाँ इलाहाबाद में, वो प्रयागराज में, क्या सॉरी ये उत्तर प्रदेश यानी जो कहने का नाम है यूनियन प्रोविंस, यहाँ अवध प्रांत में जो आ जाती है। 1921 में जो ये अवध जो है इसकी राजधानी बन जाती है। उत्तर प्रदेश जो होता है ये यूपी अब भी चलता था, यूपी उस समय भी चलता था, यानी इसका नाम क्या था? यूनियन प्रोविंस। हिंदी में क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत, समझे। यूनियन प्रोविंस को संयुक्त प्रांत। जब उसका नाम परिवर्तन किया गया, वही 1937 में इसका नाम जो है परिवर्तन किया गया था, समझे। तो यूनियन प्रोविंस से क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया, समझे मेरे दोस्तों। तो वो रहा उत्तर प्रदेश। फिलहाल हम जो है देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जो पशु हैं, समझे, और जो पक्षी हैं, जो राष्ट्रीय पुष्प हैं, इनके बारे में कुछ वर्णन करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के साथ जो है बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। क्या होता है चिन्ह? क्या होता है? जो लोगो लगा रहता है, जैसे आप जब वर्दी पाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर जो लोगो लगा रहता है, समझे। अब लोगो कैसा लगा रहता है? देखिए ये क्या है? ये एक वृक्ष है, समझे ना दोस्तों। ये एक वृक्ष है, यहाँ से नदी आ रही है, समझे। ये दोनों जो है नदियाँ आ रही हैं, गंगा यमुना जो है। बहुत सारे किताबों में लिखा है 3 नदी रहती है, गंगा यमुना सरस्वती। अरे भाई, जब गंगा यमुना सरस्वती आएगा, पानी का बहाव कहाँ जाएगा? पानी का बहाव कहीं थोड़ी नहीं जाए। ये गंगा आ रही है, क्या गंगा यमुना है, समझे। गंगा यमुना इसका जो है संगम हो रहा है, गंगा यमुना का संगम हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है? ये इसमें मछली करके कुछ बनी हुई, समझे। ये जो है मछली बनी हुई है। यहाँ पर जो है तीर धनुष बना हुआ है, मछली सही नहीं बनी दोस्तों। अरे ऐसे दोस्तों मिलता। उसके बाद जो है यहाँ पर तीर धनुष बना हुआ है, समझे। क्या बना हुआ? तीर धनुष जो है यहाँ पर बना हुआ। जो मछली है, मछली का नाम क्या है? मछली का नाम माही मारतीब है, समझे दोस्तों। मछली का नाम क्या है? माही मारतीब है दोस्तों। मछली का नाम क्या है? माही मारतीब है। पूछ सकता है जो मछली बनी हुई है उस मछली का नाम क्या है? तो माही मारतीब है, समझे। लोगों में जो ये मछली को कहाँ से लिया गया है? मछली को रूमी दरवाजा से। रूमी दरवाजा कहाँ पड़ता है? लखनऊ के। लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजा को लिया गया है यहाँ से, समझे ना दोस्तों। इसको जो रूमी दरवाजा से लिया गया, समझे। अब इसका औसतन जो वजन कितना है? वजन जो है लगभग जो है 400
ये 4 किलो के आसपास है, 4 किलो या 4.5 या 8 किलो हो सकती है, समझे। तो 4 किलो आसपास इसकी जो है वजन होता है। उसी का दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं। तो ये होगा, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर तीर धनुष बना हुआ है, मछली बनी हुई है, गंगा यमुना नदी का संगम है इसमें, समझे। गंगा और यमुना जो है नदियों का संगम बनाया गया है, समझे। तो ये हो जाता है, समझे ना दोस्तों। इसको कब अपनाया गया है, तो इसको जो है सबसे कब अपनाया गया है, इसको 1937 में अपनाया गया है। कि कब अपनाया गया दोस्तों, तो हाँ दोस्तों, इसको जो 1938 में अपनाया गया है। कब अपनाया गया इसको, सबको जो है 1938 में। इस लोगों को जो है 1938 में जो है, ये प्रतीक चिन्ह को जो 1938 में अपनाया गया था, समझे मेरे दोस्तों। उसे आगे हम क्या चलते हैं, अभी यहाँ तो खत्म हो गया काम। अब जो है आगे क्या चलते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प जो होता है। देखिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। या इसको जो देहाती भाषा में, देहात में लोग कहते हैं पलाश, वो सॉरी छूल कहा जाता है, समझे। पलाश या टेसू कहा जाता है, या इन्हें छूल भी कहा जाता है, समझे। और 2-3 नाम है इनका, जो है वर्तमान में तो नहीं है, 3 नाम है, पलाश, टेसू, छूल, इन्हें भी कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है, पलाश, टेसू या छूल। क्या होता है, पलाश या टेसू, छूल। छूल ऐसे पूछेगा तो समझो, पलाश, टेसू या छूल जो होता है, इनको कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। अगर इनके वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, क्या है इनके वैज्ञानिक का नाम दोस्तों, क्या पड़ जाता है इनके वैज्ञानिक का नाम दोस्तों, हम देखते हैं। तो इनके वैज्ञानिक का नाम क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाता है। क्या होता है वैज्ञानिक का नाम दोस्तों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इनके वैज्ञानिक का नाम हो जाता है, समझे लोग। ये कितने कलर का होता है, जो राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, ये कितने कलर का होता है, ये 3 कलर का होता है। एक लाल होता है, और एक सफ़ेद होता है, पीला होता है, समझे लोग। लाल, पीला, सफ़ेद, समझे। जो लाल, पीला, सफ़ेद चलता है, तो जो होता है, अब इसमें से जो लाल, पीला, सफ़ेद में से हमारा जो आता है वो कौन सा हो जाता है, लाल हो जाता है, समझे दोस्तों। कौन हो जाता है, लाल। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इसीलिए जो लाल होता है, या आप जर्दावा रंग देखे होंगे तो उसी कलर का बिल्कुल होता है, समझे। तो मिलता जुलता है, कलर का नहीं होता, मिलता जुलता है। या इन्हें क्या कहते हैं, जंगल की आग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जंगल की आग। क्या होता है दोस्तों, जंगल की आग। यह पूछ ले सकता है कि जंगल की आग को कौन से पुष्प को कहा जाता है, समझो। जंगल की आग, टेसू, पलाश या छूल दे दिया सकता है। या अगर मान लो न दे तो वैज्ञानिक का नाम दे दिया। वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वैज्ञानिक का नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, समझे मेरे दोस्तों। तो वैज्ञानिक का नाम ये है, तो इनको जंगल की आग कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। ये कब होते हैं, इधर जो है मई जून में जो है ये जो है खिलते हैं बढ़िया। मई जून में जब उधर जो है जब गेहूं की कटाई हो जाती है, तब ये जो है बढ़िया से जो खिलते हैं, समझे मेरे। जब रबी की फसल जो है जब कटाई हो जाती है, तब ये जो अच्छी तरह से जो खिलते हैं, समझे। अब आजकल जो ये जो है क्या हो गए, झड़ गए हैं इनके फूल, समझे। बहुत कम मिलेंगे, समझे आजकल। अब उसी प्रकार हम आगे पुष्पों देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, एक भुला गए इसमें जो होता है, यानी जो ये स्टेट है, यानी जैसे ये जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारे जो है उत्तर प्रदेश का, क्या है राष्ट्रीय पुष्प है। और साथ में एक अभी और स्टेट है जो झारखंड है, झारखंड।
यहाँ का भी राष्ट्रीय पुष्प है, समझो झारखंड का भी ये राष्ट्रीय पुष्प है। और जो कलर हमारे यहाँ वही कलर भी यहाँ पर है, समझो झारखंड में भी यही जो है पुष्प अपनाया जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को भी अपनाया जाता है, समझे मेरे दोस्तों। तो झारखंड का भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है, झारखंड का भी राष्ट्रीय पुष्प कमल है, समझे। ओ सॉरी, ये टेसू है या पलास है, समझे मेरे दोस्तों। अब कितने राज्य होगा, 2 स्टेट होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री बता सकते हैं आप, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन नहीं रहे हैं दोस्तों, अब क्या हो गए, हेमंत सोरेन। पहले हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन को जब जेल में डाल दिया गया था तो जेल चले गए थे, तो यहाँ फिर चंपई सोरेन बनाए गए थे, समझे। हेमंत सोरेन अब कौन हो गए, फिर हेमंत सोरेन जब जेल से छोड़ करके आए तो चंपई सोरेन यहाँ फिर हेमंत सोरेन ये अब वर्तमान में हो गए हैं सीएम, यानी मुख्यमंत्री हो गए, समझे। ये रहा हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बाद, और हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अशोक जो है दोस्तों, क्या देखते हैं अशोक जो राष्ट्रीय पुष्प, वो राष्ट्रीय पेड़ जो हमारा है वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष जो है दोस्तों, हम इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, तो आपको बताना है कौन सा हमारा दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष है, उसका नाम बताइए। तो जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक है दोस्तों, क्या है, अशोक है। अशोक किस भाषा का शब्द है, ये जो है किस भाषा का शब्द है, भाषा देखते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, अशोक जो है किस भाषा का शब्द है। और साथ में अभी हम भाषाएं को और देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा रहा है इसको क्या कहा था, अशोक जो किस भाषा का शब्द है, तो अशोक ये मराठी भाषा का शब्द है। किस भाषा का दोस्तों है, ये मराठी भाषा का। उसी प्रकार दोस्तों हम अभी आगे और देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अशोक जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये मराठी भाषा का शब्द है, समझे मेरे दोस्तों, मराठी भाषा। इसको बंगाली भाषा में क्या कहते हैं, इसको बंगाली भाषा में अस्पाल कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। इसको जो है बंगाली भाषा में क्या कहा जाता है, अस्पाल कहा जाता है। और इसको अभी एक भाषा में और क्या कहा जाता है, मराठी हो गई, बंगाली हो गई और असमिया हो गई। असमिया नहीं, एक और है दोस्तों, गुजराती हो गए दोस्तों। कौन सा हो गया, गुजराती, समझे मेरे दोस्तों। गुजराती में क्या कहा जाता है, इनको आसपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुजराती में आसपोल कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। गुजराती में आसपोल कहा जाता है, समझे मेरे। ये रहा अशोक वृक्ष के बारे में कुछ बातें, समझे मेरे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं जो हमारी जो जलीय जीव है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। जो जलीय जीव हैं, तो जैसे हमारा जो जलीय जीव क्या है, गंगे डॉल्फिन है। क्या है हमारा जलीय जीव, क्या है, गंगे डॉल्फिन। इसको कब अपना गए, अभी जो है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसको गंगे डॉल्फिन को जो है क्या बनाया, राजकीय जलीय जीव घोषित किया 2023 में, समझे। तो गंगे डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन को 2023 में जो है इनको जो है अपनाया गया, समझे ना दोस्तों। 2023 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है इसको जो है अपनाया है, भाजपा सरकार ने। ये रहा दोस्तों हमारा कुछ जो है इसके बारे में बताते हैं। उसी प्रकार हम आगे और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पशु के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु जो हमारा है क्या है,
चलिए दोस्तों हम राष्ट्रीय पशु के बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रीय पशु है हमारा, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु दोस्तों कौन सा है हमारा? दोस्तों राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा। समझिए ना, राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंघा दोस्तों। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इनके जो वैज्ञानिक का नाम क्या है? इनके वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों इनके वैज्ञानिक का नाम देखते हैं तो रोसर्गोस डुआलेसी। क्या है? रोसर्गोस डुआलेसी दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे और देखते हैं अभी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये हमने लिख दिया दोस्तों। इनके वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? रोसर्गोस डुआलेसी है। क्या है? रोसर्गोस डुआलेसी। ये कहाँ पर पाया जाता है? अगर हम इनके देखते हैं, ये जो कहाँ पर पाया जाता है, बारहसिंघा है जो, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहीं पर जो है ये पाए जाते हैं। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, समझे। अगर हम इनके संरक्षण देखते हैं, संरक्षण इनके दो हैं, असम में पाए जाते हैं। इनका संरक्षण जो असम में राष्ट्रीय मानस उद्यान और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जो पाए जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? असम राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है होता। अगर नर वयस्क में देखते हैं 10 से 14 सिंघे पाई जाते हैं। नर वयस्क जो है यहाँ पर 10 से 14 सिंघे जो है दोस्तों पाई जाती हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखते हैं, अगर जो ये तो हो गया, समझे। अगर हम राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं, राजकीय पक्षी आए, ये क्या है? राष्ट्रीय पशु नहीं, राजकीय पशु है दोस्तों। राजकीय पशु। इसी प्रकार राजकीय हम पक्षी देखते हैं। राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? सारस है या क्रेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोंच कहा जाता है। ये क्रोंच जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। अगर आप जो है क्या पढ़ेंगे, वो रामायण जब पढ़ेंगे तो रामायण में जो पहले पक्षी का उल्लेख यही का आता है। इस श्लोक में जो पहला, रामायण का जो पहला श्लोक आता है वो इसी पक्षी के बारे में वर्णित करता है, समझे मेरे दोस्तों। जो सारस पक्षी है, आप जो है रामायण पढ़ेंगे कभी, जो पहला श्लोक आता है उसी पक्षी यानी यही पक्षी के बारे में जो है वर्णित मिलता है। कहीं आपको कोई बताएगा जल्दी से नहीं, समझे। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि रामायण का जो पहला श्लोक होता है उसमें कौन से पक्षी का उल्लेख मिलता है? तो उसमें जो है सारस या क्रोंच पक्षी का जो है उल्लेख मिलता है। इनका जीवन काल जो है वही लगभग 16 से 18 वर्ष तक होता है इनका जीवन काल, समझे। 16 से 18 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। अब देखिए ये कि क्रोंच जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, समझेगा दोस्तों। क्या है? संस्कृत। इनके वैज्ञानिक ग्रोस एंटिगोन है। क्या है? इनके वैज्ञानिक का नाम जो होते हैं दोस्तों ग्रोस एंटोनिगोस है, समझे ना दोस्तों। ये वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रोस एंटोनिगोन है, समझे। ये दो महाद्वीपों पर नहीं पाए जाते हैं बल्कि और बाकी सब जहाँ पाए जाते हैं। और कहाँ? अंटार्कटिक महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका है, समझो। ये दक्षिणी अमेरिका जो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जो इस प्रकार बना हुआ है यहाँ पर जो है नहीं पाए जाते। अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो यहाँ बना हुआ है ये नहीं पाए जाते। तो ये सब बहुत ठंडे प्रदेश है, तो यहाँ पर जो है इनको नहीं। अगर हम राजकीय फल देखते हैं, आम होता है, तो राजकीय फल दोस्तों आम के बारे में हम देखते हैं। देखिए आम जो राजकीय फल क्या है? आम है। वो लखनऊ का जो है नवाबों का शहर जो है वहाँ पर होता है, समझे। राजकीय फल जो है आम है, तो नवाबों का फल में जो है वहाँ क्या आता है? वहाँ जो दरभंगा एक शहर है, तो दरभंगा शहर में क्या है? लगभग 1 लाख आम के पेड़ जो अकबर ने लगवाए थे। 1 लाख पेड़ जो है अकबर ने लगवाए थे, पेड़ जो है। तो 1 लाख पेड़ जो है लगभग अकबर ने क्या लगवाए थे? 1 लाख पेड़ जो है लगवाए थे। इसीलिए इसका नाम पड़ेगा लखी बाग, समझो दोस्तों। लखी बाग क्या पड़ गया? लखी बाग दोस्तों पड़ गया, समझे ना दोस्तों। तो हम फिलहाल अभी चलिए देखते हैं और कुछ इसके बारे में देखते हैं।
चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जो हमारा राजकीय फल क्या है। राजकीय फल आम है। तो राजकीय फल आम है। अब उसको जो है क्या कहा जाता है, जो है लखी बाग, जो अकबर के समय जो 1 लाख पेड़ जो अपने समय में वो लगवाए थे लखनऊ में कम से कम जो है, उसी लिए जो इसको लखी बाग का नाम पड़ गया। लखी बाग को क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ मैंगो कहा जाता है, समझे। जो लखी बाग है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल ऑफ मैंगो दोस्तों कहा जाता है, समझे। तो वो बात कंप्लीट हो गई दोस्तों। क्या लखी बाग किसको कहा जाता है, कैपिटल ऑफ मैंगो जो किसे कहा जाता है, तो वो दरभंगा शहर जो है, दरभंगा शहर को कहा जाता है कैपिटल ऑफ मैंगो या लखी बाग कहा जाता है, समझे मेरे दोस्तों। अब देखते हैं हम जो हॉकी हमारा राजकीय खेल क्या है, हॉकी भी है और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, समझे मेरे तो। जो नल्ला पाकिस्तान है उसका भी वही राष्ट्रीय खेल हॉकी है, समझे। अब जो राष्ट्रीय खेल जो हमारा राजकीय खेल कहो या राष्ट्रीय खेल कहो जो हॉकी है, अब ये जो इसके उपलक्ष्य में जो ये मेजर ध्यानचंद थे, तो इनके उपलक्ष्य में जो इनका जन्म कब होता है, 29 अगस्त 1905 को होता है। 29 अगस्त 1905 को जो है इनका जो क्या होता है, इनका जो है इनका जन्म जो 29 अगस्त 1905 को होता है। इसी दिन इसी के वजह से जो है 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है या हॉकी दिवस मनाया जाता है, समझे मेरे दोस्तों। तो ये रहा हम ये बात। उसी प्रकार दोस्तों हम कुछ और राजनीतिक चर्चाएं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हम जो है अगर हम कुछ यानी सरकार के बारे में देख लेते हैं, तो जो है उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों, पहले कितनी थी, पहले जो 404 हुआ करती थी, समझे। यानी 403 प्लस 1 होती थी, यानी बराबर 404 हुआ करती थी। हाँ, तो 404 हुआ करती। एक जो है इसको हटा दिया, इसको जो है एंग्लो इंडियन होता था। एंग्लो इंडियन को कौन नियुक्त करता था, जो राज्य में होते हैं वो कौन नियुक्त, वो राष्ट्रपति वो राज्यपाल नियुक्त करते थे। जो 2019 में मोदी सरकार ने जो इसको खारिज कर दिया, यानी इसको हटा दिया, समझे। एंग्लो इंडियन उसी प्रकार जो लोकसभा में होते थे, जो एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे राष्ट्रपति, उनको भी हटा दिया, समझे। तो ये 2019 में जो इसको हटा दिया जाता है। अब बच्चे कितने, 403 सीट बचे हमारी विधानसभा में। कुल कितने सीट है, 403 विधानसभा में सीट है। उसी प्रकार एमएलसी की सीट थे, ये तो एमएलए का है। एमएलसी जो विधान पार्षद होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है, समझे दोस्तों, 5 वर्ष होता है। और परिषद वाला जो है विधान परिषद वाला, इनका जो है कितनी इनके सीटें 100 हैं। विधान परिषद के हमारे उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं, 100 सीटें हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, समझे। एमएलसी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। इनकी जो आयु होती है, इनको जो है अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है, आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, समझे में। तो विधान परिषद का जो सदस्य बनना है, आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो एमएन होते एमएलए में विधायक में जो आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज 25 होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं। अब आके विधानसभा का वो लोकसभा देखते हैं। लोकसभा की जो है कितनी होनी चाहिए, एज 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारे सीट कितनी है, हमारे यहाँ 80 में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उसी प्रकार जो राज्यसभा आती है, इनकी जो है एज कितनी होनी चाहिए, इनकी 35 होनी चाहिए, समझे। इनकी 35 होनी नहीं, सॉरी, इनकी भी कितनी होनी चाहिए, इनकी भी जो 30 होनी चाहिए। 30 इनकी, 30 इनकी। इनके वो जो विधान पार्षद होते हैं और वो राज्यसभा जो पार्षद वो राज्यसभा जो होते हैं, इनकी एज बराबर होती है, समझे। एज इनका जो है बराबर होता है, समझे। तो हमारे सीट कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 31 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, इनका 5 वर्ष होता है, समझे मेरे दोस्तों। तो ये रहा हमने बताया, समझे दोस्तों। उसी प्रकार जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम जो 25 वर्ष होनी चाहिए, समझे। ये रहा दोस्तों हमने बताया। अब हम जो कल मिलेंगे कुछ और फैक्ट के बारे में दोस्तों, कुछ अभी एक चीज़ें और बता दे रहा हूँ।